So today we are going to talk about the facts about the scholar Gypsy. I hope you have read about it if you are studying literature and you are the student of bachelor's or even master's. So let's begin. तो सबसे पहला जो फैक्ट हमने लिखा है काफ़ी कॉमन सा है कि रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा इसको लिखा गया एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1853 और 1853 में इसको पब्लिश किया गया। और इसके जॉनरा की बात कर लें, ये किस तरह का जॉनरा है, इसका क्या कैटेगरी क्या है, तो ये एक पास्टरल एलेजी है। ध्यान रखिएगा, एलेजी कहा जाता है शोक गीत को, जो एक तरह से ट्रेजिक टोन जो जिसका होता है, ट्रेजिक टोन में जिसको लिखा जाता है, या इसको कभी कभी टोपोग्राफिकल एलेजी भी कहा जाता है। एलेजी है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें किसी के सैड लाइफ को दिखाया गया है, किसी के लाइक सैड एंडिंग है, सैड नोट पर इसकी एंडिंग रखी गई है पोइट्री की, इस वजह से मैंने इसको एलेजी कहा। और पास्टोरल का मतलब होता है देहाती, ग्रामीण, और इसकी जो सेटिंग है, पोएम की जो सेटिंग रखी गई है, जिस जगह का जिक्र हुआ है इसमें, वो चूँकि विलेज है या पहाड़ी इलाका है, तो इसीलिए इसको पास्टोरल एलेजी कहा जाता है। आगे बात करें तो आर्नल्ड का जन्म जो हुआ था 1822 में और इनकी मृत्यु 1888 में हुई थी। वॉज अ पोएट एंड क्रिटिक, और वो एक अच्छे पोएट और क्रिटिक के तौर पर याद किए जाते हैं, और ख़ास तौर पर इन्हें कल्चरल क्रिटिक कहा जाता है। और ये कल्चरल ही नहीं बल्कि इसके अलावा सोशल और रिलीजियस क्रिटिक के तौर पर भी जाने जाते हैं। और इनका एक बहुत ही फेमस कोट है, पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, विच मीन्स पोइट्री डील्स विथ आवर लाइफ्स एंड रिफ्लेक्ट्स इट। यानी पोइट्री हमारे ही जीवन के बारे में होता है, यह हमारे ही लाइफ को क्रिटिसाइज करता है। आगे बात करें तो द पोइट्री वॉज बेस्ड, अब इस पोइट्री की जो ओरिजिनल कहानी है वो बेस्ड है जोसेफ ग्लेनविल की एक स्टोरी है, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, जो कि 1661 में लिखी गई थी। और इसीलिए पूछा जाता है एग्जाम में कि ये किसी 17th सेंचुरी स्टोरी पर बेस्ड है, जो कि जोसेफ ग्लेनविल के द्वारा लिखी गई, और उस स्टोरी का, उस बुक का नाम है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। आगे बात करें तो इनके फेमस वर्क्स हैं डोवर बीच थीसिस, कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड डॉगमा, द स्टडी ऑफ पोइट्री, सोहराब एंड रुस्तम, और जो कि एक ट्रेजिक नैरेटिव पोएम है। ठीक है, ट्रेजिडी टाइप में है, नैरेटिव पोएम है, ये ध्यान रहे। पूछा भी जाता है, इस बार भी पूछा गया था कि सोहराब एंड रुस्तम किसकी रचना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स में। आगे बात करें तो बिलोंग टू द विक्टोरियन एज, ये बिलोंग करते थे विक्टोरियन एज से, जो कि 1837 से 1901 तक का है। समझ रहे, 19th सेंचुरी से थे तो 19th सेंचुरी, और डाइड ऑफ हार्ट फेल्योर के कारण इनकी डेथ हुई थी। इसको लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब जानते होंगे आप लोग कि अनस्ट्रेस्ड का पैटर्न होगा, और ये तो 1 फुट हुआ ना, ऐसे ऐसे टोटल कितने होंगे, इसमें 5 फीट होंगे, इसीलिए इसको आयम्बिक पेंटामीटर कहा गया। आयम्बिक पेंटामीटर अनस्ट्रेस्ड से ही शुरू होता है, ध्यान रहे। और ये 250 लाइन्स में है, और 10-10 लाइन का एक स्टांजा है, समझ ही रहे हैं, तो टोटल 25 स्टांजाज हुए। और इसकी जो राइमिंग है AB CB CA CD DC। ठीक है, आगे बात करें थीम्स की तो ऑनवी, उच्चारण ध्यान देंगे, ऑनवी इसकी मेजर थीम मानी जाती है, जिसका मतलब होता है बोर्डम, उबाऊपन, बाय मॉडर्न लाइफ। खास करके जो आधुनिक जीवन शैली है उससे जो हमें ऊब सी हो जाती है, इरिटेशन जो होती है ना, इसीलिए इन्हें एक एंटी मॉडर्न पोएट के तौर पर भी जाना जाता है। ये मॉडर्न लाइफ को बिल्कुल ही भी सपोर्ट नहीं करते थे, इसके फेवर में नहीं थे। और इस पोएम की फेमस लाइंस की बात कर लें तो बहुत ही ज़्यादा इन लाइनों को कोट किया जाता है, आप भी जानिए, हो सकता है एक्सप्लेनेशन में आपको हेल्प मिले। जैसे कि ऑल द लाइफ, एस हो सकता है यहाँ पर, ऑल द लाइफ्स मर्मर ऑफ अ समर्स डे, यानी हर इंसान, समर का मतलब पता है क्या होता है, खुशियाँ, हैप्पीनेस। हर कोई खुशी की तलाश में अपने पूरे जीवन खुशी को ढूंढता रहता है, पता नहीं खुशी मिलती है कि नहीं शायद नहीं, इसका जवाब है। आगे बढ़े तो द स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये आधुनिकता की बीमारी है ना, ये एक विचित्र सी बीमारी होती है। सबको आधुनिक होना है, मॉडर्न होना है, जो बूढ़े भी हैं आज भी उन्हें सेल्फी लेना है ना, हाँ, तो यानी मॉडर्न बनने की होड़ सी लगी हुई है, सब में कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना मॉडर्न है। उसके बाद कितनी पहले ये लिखा गया, लेकिन कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है आज के दौर में भी, तो समझ सकते हैं कि पोएट कितने ज़्यादा डीपली इन्होंने इन चीज़ों को समझा है, परखा है, जाना है। फ्री फ्रॉम द सिक फैटिग, फैटिग का मतलब होता है थकान, टायरनेस जिसको कहते हैं। तो
एक फ्री फ्रॉम द सिक फैटिग, यानी कल्चरल लाइफ इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। समाज में रहना, सोशल लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था वो बस एक बीमारी सा है, लाइक लोग परेशान करते रहते हैं, झूठ मूठ का नहीं होता है। और होता है, आपने कभी फील किया होगा, हम यदि समाज में रहते हैं या फिर 10 लोग के बीच में रहते हैं तो हमें अच्छे होने का ढोंग करना पड़ता है, नहीं भी मन से अच्छे हैं, चेहरे पर स्माइल लाना पड़ता है दिखाने के लिए कि नहीं हम खुश हैं। और लोगों में यही चल रहा है, कौन कितना ज़्यादा दिखा सकता है, वो कितना खुश है कि नहीं पता नहीं, बट दिखाना सब चाहता है कि हम खुश। तो वही चीज़ एक तरह से सिक कहा गया, नहीं बीमारी सी है। वी मॉडल मिलियंस लिव अलोन। और एक अगला लाइन बहुत ही पॉपुलर कह सकते हैं, आज के दौर में भी काफ़ी रियलिस्टिक, कि रहते तो हम हमेशा भीड़ में हैं, मिलियंस की संख्या में, लाखों की संख्या में है, बट हैं सभी अकेले। हर इंसान अपने आप को अकेला ही पाता है जब खास करके ज़रूरत की बात हो। आजकल का दौर में ये सब कितना ज़्यादा रियलिस्टिक है, समझ पा रहे होंगे। और लास्ट वन है, हमने इस लाइन को इसीलिए लिया क्योंकि आपको ध्यान रहे कि इसमें वो कई बार शेफर्ड से बात करते हैं। शेफर्ड मतलब गडेरिया होता है जो भेड़ चरा रहा होता है, वो बहुत बार बात करते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाके में ये सब ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। तो ये जब ढूंढने जाते हैं स्कॉलर जिप्सी को, जो इसके जो नैरेटर हैं, जब ढूंढने जाते हैं तो वो शेफर्ड को बार बार पूछते हैं कि आपने कहीं देखा है। तो एड्रेस करते हुए यहाँ पर लिखा गया, गो शेफर्ड एंड अनटाई द वेटल्ड कॉट्स। जाओ शेफर्ड और अनटाई कर दो, खोल दो, आज़ाद कर दो, है ना। द वेटल्ड कॉट्स, इसका मतलब होता है बंधे हुए, घिरे हुए। कॉट्स मतलब हो गया जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, जो भेड़ हैं, उन्हें आप आज़ाद कर दो। तो यहाँ पर भी दिखता है कि किस तरह से इन्हें किस कदर सिविलाइज्ड लाइफ से प्रॉब्लम थी, सभ्य जीवन से बिल्कुल नफरत थी इन्हें, क्योंकि सभ्य जीवन में यही होता है, सब कोई को बंधन में जीना पड़ता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं होता है। यही कारण है कि मैथ्यू आर्नल्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था मॉडर्न लाइफ या सोशल लाइफ या कल्चरल लाइफ, कल्चर से बिल्कुल लगाव नहीं था, ये बस एक फ्री लाइफ जीना चाहते थे। तो यही बार बार देख सकते हैं इन्होंने फ्री वर्ड का प्रयोग भी किया है, फ्री फ्रॉम द सिक फैटिग, है ना। तो यानी कहीं ना कहीं ये बंधन में नहीं जीना चाहते थे। और अक्सर लोग ऐसे होते हैं, बट मजबूरन उन्हें जीना होता है, समाज में रहकर बंधन में ही जीना पड़ता है, और इसी बंधन में उनकी उम्र गुजर जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।